हाउ आर यू स्टूडेंट्स? हाउ वाज योर वीकेंड? मैंने आपको वीकेंड पे बहुत सारा काम दिया था HCL को लेके। आपको मेरे जाके वीडियो देखना था, उसमें से नोट्स बनाने थे एंड देन उसको लर्न करना था। तो कितने कितने बच्चों ने किया है, प्लीज़ कमेंट इट इन अ कमेंट बॉक्स। आई विल गिव यू द हार्ट पॉइंटर टू यू, राइट? तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स की सीरीज़। फिजिक्स की सीरीज़ में मैं पहला चैप्टर लेके आई हूँ, फोर्स, राइट? एज यू ऑल नो, जो हमारा ICSE का एग्जाम पैटर्न है उसमें फोर्स, वर्क एनर्जी एंड मशीन्स contains the maximum weightage and the tricky questions come from this part only. So I hope you will understand what I am teaching right now. अगर आप मेरे साथ फोर्स बहुत आसानी से कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसमें कोई कमी नहीं आएगी। योर कॉन्सेप्ट्स विल नॉट, ऐसे नहीं होंगे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो, राइट? तो आज हम स्टार्ट करते हैं फोर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक बात मुझे बोलनी थी कि आप प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए और ये मत समझिए कि अभी अप्रैल है, मई है, जून है। टाइम जो है बहुत जल्दी बीतता जाएगा और एंड में आके आपके पास बहुत ज़्यादा बल्क इकट्ठा हो जाएगा और फिर समझ नहीं आएगा कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से स्टार्ट ना करें। और अगर किसी को भी 10th मुश्किल लग रही है तो डू फॉलो, डू शेयर, डू लाइक माई, सब्सक्राइब माई चैनल विजार्डली माइंड्स बाय सुनैना। मैं डेफिनेटली बोलती हूँ, वायदे के साथ बोलती हूँ कि मैं तुम्हारी जो क्लास 10th है बहुत ईजिली, स्मूथली वॉक करवा दूँगी। बट इसके लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरे वीडियोस के साथ, मेरे जो भी वीडियोस आए हैं और उसके बीच में जो मैं टाइम ड्यूरेशन दे रही हूँ फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन यू विल स्टार्ट लर्निंग योर चैप्टर। आपका थॉरली प्रिपेयर हो जाए एंड देन गो टू द क्विज इन माई इंस्टाग्राम चैनल। देन वहाँ पे आप देखिए कि आपको क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। एंड बहुत जल्दी मैं टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करूँगी जिससे कि आपको ईजी हो, आप जज कर पाएंगे अपने आप को कि कहाँ पर आपको आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए और आइए अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं हमारे साथ फिजिक्स का फोर्थ चैप्टर। तो फोर्थ चैप्टर में हमें सबसे पहले करना है मोमेंट ऑफ फोर्स एंड इक्विलिब्रियम, राइट? तो सबसे है हमारे पास कोई भी हमारी अगर रिजिड बॉडी है, सपोज एक ये रिजिड बॉडी है, इस पे मैंने फोर्स लगाया है, तो इसमें दो काइंड्स ऑफ फोर्स हो सकते हैं, मोशन हो सकते हैं। एक हो सकता है ट्रांसलेशनल मोशन, और एक हो सकता है रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होगा, ये एक बॉल है, जैसे बॉल को आपने सिर्फ पुश किया है तो इट स्टार्ट्स मूविंग इन अ, और आपने कहां से पुश किया है, सेंटर से, एंड इट स्टार्ट रोटेटिंग इन डायरेक्शन ऑफ मोशन रहेगा। राइट? रोटेशनल मोशन में क्या होगा, इट इज फिक्स्ड एट इट्स पिवट। ये व्हील है and it starts moving, और हमने फोर्स कहाँ पे लगाया है, यहाँ पर, यहाँ पे मैंने फोर्स लगाया है। ये लाइन स्ट्रेट रहेगी, वो मेरे को जगह नहीं मिली इसलिए मैंने थोड़ी टेढ़ी बनाई है। क्लियर? तो ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी रिजिड बॉडी एंड द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मूव करना चालू करेगी। क्रिकेट तो बहुत लोगों ने खेला होगा, टिप टिप वाला क्रिकेट, जैसे बॉल मूव करती हुई आपने ऐसे स्मूथली मारी। जब आप स्मूथली मारते हो तो बॉल जंप नहीं करती है, वो फ्लोर पे ही मूव करती रहेगी इन अ स्ट्रेट लाइन। तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन, सॉरी ट्रांसलेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन जो है, हम लोगों ने गांव में कुएं में से पानी निकाला है, राइट? जब हम कुएं में से पानी निकालते हैं, वेल में से, तो आपका वो जो
पुली सिस्टम सा लगा होता है, उसके अंदर एक व्हील होता है। तो व्हील क्या है, इट इज पिवटेड एट द वन पॉइंट एंड इट स्टार्ट्स मूविंग, राइट, रोटेटिंग। तो वो जो रोटेशन, वो जो मूवमेंट है उसको हम बोलेंगे रोटेशनल मोशन। क्लियर? तो एंड इसमें क्या होगा, रोटेशनल मोशन में द बॉडी बिगिंस टू रोटेट about its axis. And उसमें हमारा क्या प्रोड्यूस करेगी, प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट। क्या प्रोड्यूस कर रही है इसमें, टर्निंग इफेक्ट, प्रोड्यूसेस अ टर्निंग इफेक्ट। तो ट्रांसलेशनल मोशन का हम एग्जांपल दी, पुशिंग अ बॉल ऑन द फ्लोर। एंड रोटेशनल मोशन का एग्जांपल क्या होगा, द व्हील रोटेट अबाउट इट्स सेंटर। क्लियर है? नो डाउट, नथिंग। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, विच इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज आप मेरे वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि अभी अपकमिंग वीडियोस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैं केमिस्ट्री का शुरू करने वाली हूँ, बायो का शुरू करने वाली हूँ, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर आएगा। टिल देन आप मेरे साथ प्लीज प्रिपेयर करते रहें, ताकि आपको एंड में आ जाके तकलीफ ना हो। देन मोमेंट ऑफ फोर्स। अब मोमेंट ऑफ फोर्स तो हम क्लास 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आईसीएसई स्टूडेंट्स स्पेशली क्लास 8 में पढ़ चुके हैं, उनको फोर्स चैप्टर था। मोमेंट ऑफ फोर्स इज नथिंग बट अ टॉर्क। तो टॉर्क का मतलब क्या हुआ, रोटेशन। जैसे अभी मैं डोर को ओपन करती हूँ, इट इज नथिंग बट अ टॉर्क। टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट of force acting on a body about an axis is called moment of force। अब क्वेश्चन आता है कि हम मोमेंट ऑफ फोर्स को MOF लिखते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स, एंड इसका फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ फोर्स। दिस इज द की वर्ड, ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम इट्स, इतना लिखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। और ये वर्ड अगर आपने नहीं लिखा तो आप लिख के आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यू विल नॉट गेट द मार्क्स, क्योंकि ये की वर्ड है, क्योंकि वो लाइन ऑफ एक्सिस पे ही होना चाहिए, स्ट्रेट, वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? कोई डाउट? नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इसमें कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग इट। तो यहाँ से आप मुझे बता सकते हैं, फॉर्मूला से हम इजीली जज कर सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स, उस पर डिपेंड करता है। पहले टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, और सेकेंड इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज अलोंग द एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अलोंग द एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर? तो दो फैक्टर्स, अगर आपको फॉर्मूला याद हो गया तो दैट इज फैक्टर्स काउंट करना और भी आसान है। Now, what are the factors affecting the moment of force? तो सबसे पहला है magnitude of force, second is perpendicular distance,
perpendicular distance of line of action of force from its axis of rotation. Clear? Now how will you measure? हमें पता है मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स किस में होता है? न्यूटन. और ये किस में होगा? मीटर. तो ऐसा यूनिट क्या बन गई? न्यूटन मीटर. क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? और जो भी मेरा टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो मैक्सिमम कब होगा? जितना ज़्यादा परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ज़्यादा टॉर्क. इसलिए हम देखते हैं, सपोज ये डोर है और ये इसके हिंजेस के साथ है. मैंने अगर इसको सेंटर से मूव करने की कोशिश की तो आई हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स. वो मूव करेगा बट द रोटेशन इज नॉट मैक्सिमम. बट अगर मैंने उसको यहाँ से पॉइंट से एंड पॉइंट से किया तो डिस्टेंस क्या हो गया? बढ़ गया. परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी मैक्सिमम. अगर मैं इसको करूंगी तो ये बहुत फ्रीली मूव करेगा, बहुत इजीली मूव करेगा. तो मेरे को इसके लिए फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पर कम रहेगा. बट अगर मैं सेंटर से कर रही हूँ तो आई हैव टू अप्लाई अ मोर फोर्स. और उसमें जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा दैट इज नॉट मैक्सिमम. तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो टॉर्क है वो मैक्सिमम कब होगा? जब हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस शुड बी मैक्सिमम. The more the perpendicular distance, the more the torque, less force is applied. Clear? हम तो चाहते ही है ना, as we know कि हम इतना काम करना नहीं चाहते हैं. ठीक है? और आजकल हम ज़्यादा टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बेस्ड हो गए हैं. ठीक है? तो आजकल के टाइम पे हम क्या चाहेंगे कि हमें फोर्स कम लगाना पड़े या ज़्यादा लगाना पड़े? ऑब्वियसली कम लगाना पड़े ताकि मेरी एनर्जी कम यूज़ हो, तो मैं इजीली रोटेट कर सकूं. क्लियर है? तो कभी भी आप अपने घर में एक ट्राई करके देखना. जो डोर है अगर आप उसको सेंटर से पुश करोगे तो यू हैव टू अप्लाई अ लॉट ऑफ फोर्स. बट व्हेन यू विल पुश इट फ्रॉम अ हैंडल, द हैंडल से क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैक्सिमम हो गया. द हैंडल इज एट द अदर एंड फ्रॉम द हिंजेस. तो आपको इजीली होगा मूव करना. क्लियर? और रोटेशन भी अच्छा होगा. कोई डाउट यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम. अब फोर्स के लिए हम जानते हैं कि वो वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है. इट इज अ vector quality or quantity. Sorry, after taking lot of classes अब मेरे वीडियो बनाने के में गलती होने लग गई है क्योंकि इतना पढ़ा लिया है ये कि अब क्वांटिटी क्वालिटी और ये सब मिक्स हुआ जा रहे हैं. तो इग्नोर दैट पार्ट. राइट? जो मैंने लिखा है वो है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. नाउ विल कम टू क्लॉकवाइज मूवमेंट and anti-clockwise movement. अगर मेरा टर्निंग इफेक्ट is anti-clockwise, the moment of force is anti-clockwise movement and is positive. अब पॉजिटिव कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. हम तराजू लेते हैं, राइट? व्हील बीम बैलेंस, ये 0 है,
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज लाइक दिस, राइट। तो जब एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो कौन सी पार्ट ऑफ नंबर लाइन को शो कर रहा है? इट शोइंग अ पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पॉजिटिव। तो इसलिए हमारा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट में हमारा जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। क्लियर है? नो डाउट। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं क्लॉकवाइज का लिखती हूँ। If turning effect is clockwise, the moment of force is called anti-clockwise movement. And is negative. तो नेगेटिव मीन्स ये है हमारा, दिस इज 0, इट इज गोइंग लाइक दिस, एंटी क्लॉकवाइज, or sorry clockwise, then it will come to negative part of it points to towards the negative part of a number line, that is why it is negative. Clear? Any doubt? Please note it down fast. Now I will explain you with the diagram. Two possibilities can be there. Either we can change the point of application of force or by changing the direction of force. The first is by changing the point of application of force. Very simple. इसको मैं यहां से लगाऊं, यहां से लगाऊं, 2 पॉइंट्स डिफरेंट हो गए. दिस इज द डिस्क, राइट, और दिस इज द A point and this is the B point. I applied force here. So how will this move? It will move like this. It will move in which direction? Anti-clockwise. Which is positive, right? And next is same thing. This is the disc. I changed the application of force. I applied it here. How will it move? It will move like this. It will be clockwise. And it is negative. Simple. Understood? सेलिना में अपने ये डायग्राम दे रखा है, इसलिए मैंने पूरा एक्सप्लेन किया ये डायग्राम. किसी को कोई डाउट यहाँ पे? नो. नेक्स्ट वी विल गो टू by changing the direction of force. By changing the direction of force. Simple. It is fixed. This is the fixed one. This is axial. मैंने क्या किया? यहाँ पे फोर्स लगाया. फोर्स की डायरेक्शन ही चेंज कर दी.
अगर मैंने फोर्स की डायरेक्शन चेंज कर दी तो इट विल मूव लाइक दिस, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव. नेक्स्ट we will move by changing the application of force. It will move in this direction. This is clockwise and it is negative. So this is the clockwise and the anti-clockwise movements. Any doubt? Please write it down. Make notes properly what I am writing in the board. Please note it down. आपके notes prepare होते जाएंगे. At the end of the year, you just go through all these notes. It cover each and every topic. और उसमें से कुछ बाहर से नहीं आएगा. That is my guarantee. But you should understand the concepts. Competency based paper है. कॉन्सेप्चुअल पेपर आएगा फिजिक्स का. इट डजंट मीन कि मैंने जो नोट्स लिखवाए हैं वही रट के आप चले गए. द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. इट शुड बी एप्लीकेशन बेस्ड. वो रटा रटाया यहीं से उठा के हमें लिखना नहीं है वहाँ पे. यू हैव टू अप्लाई योर ब्रेन्स. ठीक है, मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस एवरी पार्ट में हर चीज़ कवर करने वाली हूँ. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, बेल बटन दबा के रखिए ताकि अपकमिंग वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आता रहे. राइट? प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए. अभी भी टाइम है. अगर अभी भी आप पढ़े अच्छे से, गारंटेड है यू विल गेट द 95% मार्क्स, मोर देन 95% मार्क्स. दैट इज माय गारंटी. इफ यू बट द कंसिस्टेंसी शुड बी मेंटेन. अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं है आपकी और आप सोचेंगे आखिर के 3 महीने में आके पढ़ लेंगे, तब हाथ से टाइम जा चुका होगा. तो वो ये वाला टाइम आपके पास वापस नहीं आएगा. यू शुड अभी से कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करते चलिए. राइट? स्टार्ट लर्निंग, स्टार्ट रीडिंग द बुक. मैं ये नहीं कह रही कि जो मैंने चैप्टर के नोट्स यहाँ पे दिए उसके बाद बुक नहीं रीड करनी है. बुक रीडिंग इज मैंडेटरी. मैं बार बार बोल रही हूँ. वंस यू विल गो थ्रू दीज नोट्स and then you will go and read the book. That will be easier for you to understand it. बहुत आसान होगा, कुछ मुश्किल नहीं है. और एक अगर आप सोचेंगे कि सिर्फ मैम थ्योरी करा रही है, नो, मैं न्यूमेरिकल का भी अलग से वीडियो बनाने वाली हूँ. अलग से वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं सिर्फ न्यूमेरिकल्स लूँगी इस चैप्टर के. अभी मैं सिर्फ थ्योरी करा रही हूँ, बट योर थ्योरी शुड बी परफेक्ट बिफोर डूइंग द एग्जाम. न्यूमेरिकल्स. Right? So let's start. Now we'll come to direction of rotation. अभी मैंने यहाँ पर बताया direction of rotation depends on what? Come on kids. Direction of rotation किस पे डिपेंड करेगा? अभी हमने किया the point of application of force. The point of application of force, and second is the direction of force. Right? Now the next question will come. This part, ये वाला जो क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन आई एम राइटिंग हेयर, बट द आंसर यू विल गिव मी इन द कमेंट बॉक्स बिकॉज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन द प्रीवियस स्लाइड. डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी changed by. तो आई वॉन्ट आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू. जो भी वीडियो देख रहे हैं प्लीज इसका आंसर कीजिए. सो आई कम टू नो कि आपको कितना समझ में आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, और कितने बच्चों ने पढ़ाई करनी स्टार्ट की और कितनों ने नहीं की है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कितने बच्चे मेरा वीडियो अच्छे से सुन रहे हैं. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट.
और जो नहीं सुन रहे हैं, जो यहाँ पे टाइम पास कर रहे हैं, तो वह वैसे भी टाइम पास कर रहे हैं, तो राइट। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर गिव मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। Now we'll come to unit of कहीं ऐसा ना हो आधे बच्चे मेरा वीडियो लगा के गेमिंग कर रहे हो, कि आजकल का गेमिंग का ट्रेंड बहुत ज्यादा ही है, राइट। तो गेमिंग करिए बट लिमिटेड। तो ऐसा यूनिट is Newton आपको पता है साइंस का आईसीएससी का रूल, जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नेम से होती है, द फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। क्लियर? कि मैम गलत बोल रही है, इट शुड बी स्मॉलर, बट when you will write symbol it should be bigger. Clear? तो किसी ने बताया नहीं, और ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि बोर्ड्स में भी इसके नंबर काटे जाते हैं। Then is the CGS unit. CGS unit is dyne centimeter, dyne centimeter. नाउ पेपर में क्वेश्चन आता है, राइट, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द न्यूटन एंड द डाइन। ये बहुत बार क्वेश्चन एमसीक्यू में से पूछा जाता है, मैं इसकी डेरिवेशन करके दिखाऊंगी, पर यू जस्ट हैव टू लर्न लास्ट का पार्ट, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? relation between Newton and dyne. So it is 1 Newton meter is equals to 10 की पावर 5 dyne into 10 की पावर square centimeter. Clear? So it is 10 की पावर 7 dyne centimeter. Next is 1 kgf into meter is nothing but 9.8 Newton meter. 1 gf into meter centimeter is equals to 980 9 सेंटीमीटर। और ऐसे यूनिट्स आपको न्यूमेरिकल में दिए जाते हैं, और इस साल के बोर्ड के पेपर में भी ऐसा ही न्यूमेरिकल था, जिसमें आपको थोड़ा सा कन्वर्जन करना था, बट लोगों ने दिमाग नहीं लगाया, राइट। बट अगर आप मेरे बच्चे और मुझसे पढ़ रहे हैं, दैट मैं आपका क्लियर करके रहूँगी ये सब। चलिए, अंडरस्टूड, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसमें से एमसीक्यू का क्वेश्चन एक पक्का आता है। Now we'll come to some examples. Turning effect of force. Some examples of turning effect of force. Clear? Number one is open or shut a door. Open or shut a door. Right? See, I'm making it. Though my drawing is very bad, so ignore all that things.
So as we all know, here are the hinges. This is the line of action, and here are the hinges. Hinges, right? And this is the handle. अब हमें क्या करना है, हम तो हैं बहुत आलसी, हम तो चाहते हैं कि हमारी एनर्जी ज़्यादा ना लगे, हमें तो ऐसे करें और दरवाज़ा खुल जाए, राइट? मतलब धक्का मारेंगे और दरवाज़ा खुल गया, बिकॉज वी टू आर वेरी लेजी। तो अब हमने क्या किया, अभी हमें कम फोर्स लगाने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क में क्या है, जितना ज़्यादा हैंडल से दूर रहेगा और इट शुड बी इन लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है, एक्सेस के अलाउंग होना चाहिए, तो वहाँ पर मैं पुश करूँगी, फोर्स अप्लाई करूँगी, तो मेरा मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैक्सिमम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्मॉलर द फोर्स, मैक्सिमम इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर? फॉर स्मॉलर फोर्स टू बी अप्लाइड, larger the perpendicular distance from the hinges. Clear? तो इसीलिए हैंडल जो होगा इज इट एट द मैक्सिमम perpendicular distance, it should be more far away from the hinges. क्लियर? तो इट शुड बी एट वन एंड ऑफ वन फ्री एंड पे रहेगा। क्लियर? तो ये ऐसे डोर था, तो हमने ऐसे ओपन किया, तो मैक्स हमें को स्मॉल फोर्स लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट इज आवर नेक्स्ट एग्जांपल वी विल गो टू टेक। हमने स्टीयरिंग व्हील, तो गाड़ी तो बहुत लोग मतलब चलाए तो नहीं है, दो यू डोंट हैव अ लाइसेंस, सो लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना इज इलीगल। जो भी लोग चलाए हैं, दोज आर डूइंग रॉन्ग, दोज आर ड्राइविंग इलीगल। और एक बार पुलिस ने अगर पकड़ लिया तो डंडे मार के घर भगवाएंगे, राइट? तो इट इज नेक्स्ट इज टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील। टर्निंग ऑफ स्टीयरिंग व्हील, एज वी नो स्टीयरिंग व्हील ऐसे होता है, somewhat like that, right? यहाँ पे अगर मैंने फोर्स लगाया, तो इट विल मूव लाइक दिस, एंटी क्लॉक ऐसे मूव करेगी, तो इट इज एंटी क्लॉकवाइज। और अगर मैंने रोटेशन चेंज कर दिया, इधर से लगाया, अगर मैं इधर से रोटेट करती, तो इट विल मूव लाइक दिस। पूरा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, इट्स वेस्ट ऑफ टाइम। इट इज क्लॉकवाइज। ऑलरेडी मैं आपको पहले वाले में एक्सप्लेन की, राइट? ऐसे है स्टीयरिंग व्हील, अगर मैं ऐसे घुमा रही हूँ तो एंटी क्लॉकवाइज, और अगर मैं ऐसे घुमा रही हूँ तो इट इज क्लॉकवाइज। क्लियर? एनी डाउट? अब तो आपने बहुत अच्छा, साइकिल तो सब बच्चों ने चलाई है, राइट? तो साइकिल में हमारा जो पेडल होता है,
तो हमारा पेडल क्या होना चाहिए, इट शुड बी एट द मैक्सिमम डिस्टेंस, हो कि रोटेशन ज़्यादा हो और साइकिल हमारी इजीली मूव कर सके. इट इज़ अ moving of a bicycle. So it is the tooth wheel is rotated by applying less force on the foot pedal, which is at a larger distance, which is at a larger distance from axis of wheel. मैं बना के दिखाती हूँ. तो ये जो डिस्टेंस होता है दिट शुड बी मैक्सिमम. एनी डाउट? तो जो भी हमारी मूविंग बाइसिकल है, अगर हमारा डिस्टेंस छोटा होगा पेडल का, तो उसमें क्या होगा, हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा और वो गाड़ी जो है, मतलब हमारी जो साइकिल है वो बहुत धीरे 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 चलेगी. वो हमारे को फोर्स ज़्यादा लगाना है, स्पीड विल बी लेस. और अगर हमारा पेडल का वो मैक्सिमम डिस्टेंस हुआ फुट ऑफ अ पेडल का, तो जो मेरी साइकिल है द स्पीड विल बी मोर. वो इजीली रोटेट करेगी एंड इट विल मूव फास्टर, राइट, एंड easier for us to cycle it. Now let's move on to the next example, which is a spanner. Right? नट बोल्ट खोलने वाला स्पैनर होता है. सपोज दिस इज अ स्पैनर. मैं फोर्स लगाऊंगी तो एंड से लगाऊंगी, नॉट फ्रॉम दिस पार्ट. यहाँ से नहीं लगाने वाली हूँ. I will apply from here. The maximum distance, the more the torque. Same reason everywhere. ऐसे घुमाएंगे हम, राइट. तो इट इज force will be applied from here. Longer the handle, more the moment of force with small applied force. With small applied force. So any doubt? कोई भी स्पैनर हो या कुछ भी है, नट बोल्ट भी हम खोलते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इट शुड बी फ्रॉम द एंड. सिमिलरली अगर हम एक और ले लेते हैं इसी के साथ एग्जांपल, सेम ही है, दैट इज अ जैक स्क्रू. जैक स्क्रू क्या करते हैं, जब हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है तो गाड़ी पंचर में हमें लिफ्ट करनी होती है, राइट. तो याद है कि जब वो रॉड होती है उसके हम एंड पॉइंट से हम प्रेस करते हैं उसको ताकि वो मूव करती है ऊपर. तो जैक स्क्रू में भी क्या है, सेम है. जैक स्क्रू इज यूज्ड टू लिफ्ट अ heavy load such as vehicle. आर्म जो होना चाहिए, इट हैज लॉन्ग आर्म so that
force नहीं, less effort is needed to rotate so as to raise the load. Understood? The same thing है, सेम प्रिंसिपल है, एक ही प्रिंसिपल पे वर्क कर रहा है. परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा रखो, मोमेंट ऑफ फोर्स बढ़ाओ और अपना जो एफर्ट है वो कम करो. क्लियर? तो इतने सारे एग्जाम्पल्स में से हमारे को कंक्लूजन क्या मिलता है? We did lot of examples. What conclusion we get? The conclusion we get is turning effect on a body किस पे डिपेंड करता है? Depends on magnitude of force. And perpendicular distance of the line of action of applied force from axis of rotation. Then next is, larger the perpendicular distance, the more the rotation. Less forces needed to turn the body. Right? These are the two conclusions which we conclude from all the examples which we have studied right now. तो सारे एग्जाम्पल्स में से एक ही है और कभी भी कोई भी गिव रीजन आ गया तो आपको एक ही चीज़ लिखनी है. Larger the perpendicular distance, less the force needed, the more the moment of force. Clear है? यहाँ तक कोई डाउट? Now let's move to one more example. जो टर्निंग होती है, हमने ये देखा है कि इट इज ऑलवेज टर्निंग इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय पेयर ऑफ फोर्सेस. टर्निंग जो है वो प्रोड्यूस कौन करता है? पेयर ऑफ फोर्सेस. अब वो जो फोर्स हो सकते हैं क्या हो सकते हैं? एक तो हो सकता है एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स और एक हो सकता है रिएक्शन फोर्स which is produced at the pivot. अब जब दो पेयर ऑफ फोर्सेस की बात आ गई तो हम तो किसकी बात कर रहे हैं? जोड़े की. तो जोड़ा मीन्स कपल. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कपल. क्लियर? तो टर्निंग प्रोड्यूसेस पेयर ऑफ फोर्सेस. वन या तो एक्सटर्नल फोर्स हो सकता है और एक रिएक्शन फोर्स होता है विच इज प्रोड्यूस्ड एट द पिवट. नाउ we are going to study couple. couple मतलब जोड़ा, right? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं, पति पत्नी. क्लियर? पति पत्नी साथ में करके कोई भी काम कर सकते हैं, दुनिया को हिला सकते हैं, राइट? लड़का लड़की गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं है. अंडरस्टूड? तो यहाँ पे कपल का मतलब है पति पत्नी साथ में काम करेंगे. नाउ
here two opposite and equal parallel forces not acting along the same line form a couple. Form a couple. अब ये तो पता है जितनी पावर लड़के की उतनी पावर लड़की की, पर दोनों की सोच में क्या है डिफरेंस. दे बोथ विल गो ऑपोजिट टू ईच अदर, बट तब भी दोनों ऑपोजिट हैं बट मिलके एक काम सक्सेसफुली कर रहे हैं. तो नाउ मोमेंट ऑफ फोर्स देखो कैसे होगा. सपोज ये है, मुझे इसको ओपन करना है. तो ओपन करने के लिए सबसे पहले तो मैंने लाइन ऑफ एक्शन मार्क किया. तो यहाँ पर मैंने दो फोर्सेस लगाए जिसकी मैं मूव कर रही हूँ. तो एक इधर आ रहा है, एक ऐसे जा रहा है और एक ऊपर जा रहा है. दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज ऑल्सो 10 न्यूटन, दिस इज ऑल्सो 10 न्यूटन, राइट. तो मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ. पानी की बॉटल है, राइट. और इस पानी की बॉटल के ऊपर आप देख रहे होंगे इस पानी की बॉटल के ऊपर मैंने एक्सेस, सेंटर से एक्सेस बनाया है. अगर मैं इसको दोनों को आपस में मूव कर रही हूं, देन इट इज ओपनिंग, राइट. इट इज क्लोजिंग. बट एक को मैंने फिंगर यहां रखा और एक यहां रखा, तो मैं ओपन कर पाऊंगी नहीं. तो कभी भी अप्लाई करना है फोर्स, वो सेम लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन. सेम लाइन पे एक्ट नहीं करना चाहिए, अलोंग द सेम एक्सिस होना चाहिए. क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट? अगर मैं यहाँ, एक मेरी फिंगर यहाँ और एक यहाँ है, होगा ओपन? बिल्कुल नहीं होगा. क्लियर? एनी डाउट? तो अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, ताला चाबी तो पता ही है सबको. राइट. जब मैंने उसके अंदर की डाली, ये मेरा हैंड है, राइट. आई हैव टू अप्लाई फोर्स ओवर हेयर एंड ये मेरा यहाँ पर फोर्स लगा, राइट. तो वी आर पुटिंग इट लाइक दिस. ओके, अंडरस्टूड. गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील ऑब्वियसली ऑपोजिट तरफ पे होते हैं हमारे गाड़ी. क्लियर? टाइटनिंग अ कैप, ओपनिंग अ कैप. टैप, पानी का नल. पहले आपने देखा है पानी का नल में ऐसे वाला टैप में आता था, आजकल तो सर्कल वाला आता है. पहले पुराने जमाने में ऐसा होता था नल का ऊपर का. तो हम इसको मूव कर रहे हैं तो इजीली ओपन होता था. क्लियर है? एनी डाउट ओवर हियर? तो कपल के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? टर्निंग अ वाटर टैप, ओपनिंग अ लॉक, टर्निंग अ स्टीयरिंग व्हील. स्टीयरिंग व्हील के अलावा और क्या हो सकते हैं? ओपनिंग द नट ऑफ अ कार व्हील. क्लियर? अब आप देखिए,
यहाँ पे फोर्स लगाया, यहाँ पे फोर्स लगाया, बट यहाँ पे उल्टा फोर्स लगेगा। ये होता है हमारा कार रेंच। ऐसे करके खोलते हैं ना हम, तो एक ऐसे लग रहा है, एक ऐसे लग रहा है नीचे। क्लियर? एनी डाउट? Now we'll come to moment of couple. Moment of couple. ठीक है, अभी हमारे को पता है this is O, this is B and this is A. अगर मैंने फोर्स इधर लगाया, सॉरी नीचे F लगाया, और इधर से मेरा क्या है, here is the upward force and the whole distance is D, right? I have to find moment of force at A. A पे क्या होगा, द सेंटर से डिस्टेंस, तो F फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस विल बी फ्रॉम सेंटर एंड इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ओ ए एंटी लिख रही हूं मैं, राइट? देन हियर कम्स मोमेंट ऑफ फोर्स एट B which is equals to F into OB, which is कैसा है वो B, एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम दोनों ने इनको कंबाइन किया तो इट इज लाइक दिस, F कॉमन ले लिया, OA मैं ऐसे लिखती हूँ, इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, F into OA plus F into OB. I took F common, OA plus OB, तो OA plus OB कितना बना, AB, it is nothing but diameter, तो F into D, तो ये क्या हो जाएगा, इधर फोर्स इनटू couple arm is equals to moment of force, total moment of couple. इधर फोर्स इनटू द कपल आर्म, क्योंकि दोनों तरीके से सेम ही आना आंसर, राइट? प्लीज राइट इट डाउन फास्ट एंड दिस, ये वाला कॉन्सेप्ट आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होगा। सबने नोट कर लिया? आगे चले। Now we are going to do equilibrium. Okay? It's a very interesting chapter and its numerical is also very interesting. मजेदार चैप्टर है, साथ साथ में करते रहिए तो कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। एंड अगर डिफिकल्टी है तो सुनैना मैम इज देयर टू क्लियर ऑल योर डाउट्स, बट डाउट्स आपको पूछने पड़ेंगे। आपके घरों में नहीं आऊंगी, आपके घर में सिर्फ वीडियो भेजूंगी, राइट? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम, बॉडीज, राइट? तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, जैसे अगर मैं इधर जा रही इधर गई, इधर जा रही इधर गई, बट अगर मैं स्टेबल खड़ी हूँ, my body is in balancing position. Clear? The equilibrium body of bodies of डालना भूल गई मैं। It is equilibrium is a state of body. It is a state of body when
a number of forces acting on it produces no change in its state. No change in its state of rest or of motion. कोई चेंज नहीं आएगा, वैसे के वैसे बॉडी स्टेबल है से खड़ी रहेगी. क्लियर? Now, equilibrium are of two types. They are of two types. One is static equilibrium and one is dynamic. One is static and one is dynamic equilibrium. तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट when a body remains in state of rest under the influence of number of forces, then the body is said to be in static equilibrium. और डायनेमिक में क्या होगा? Under the influence of number of forces, the body remains in same state of motion. Same state of motion. तो इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, a book lying on a table. एक बुक है, सपोज ये बुक है या पेन है या बुक है कोई भी, lying on a table. नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रहा है, टेबल भी अपना कोई फोर्स लगा रहा है, तो दैट फोर्सेस आर बैलेंसिंग ईच अदर. तो इसलिए वो किसका एग्जांपल हुआ? स्टैटिक इक्विलिब्रियम. या अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल, अ बॉडी लाइंग ऑन अ टेबल. देन है बीम बैलेंस. देखो क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दोनों बैलेंस होंगे, तो उसमें हमारा बीम बैलेंस. क्लियर? देन अब हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल ले सकते हैं. अब हम इसका मैं एक्सप्लेन करती हूँ अच्छे से. ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बच्चों को समझता नहीं है. ये वाला जो अभी एग्जाम्पल बता रही हूँ, रेन ड्रॉप वाला, वेरी इंपॉर्टेंट, और पेपर में भी क्वेश्चन आता है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा कि कैसे होता है. अ रेन ड्रॉप डायनामिक इक्विलिब्रियम का ये एग्जाम्पल है. अ रेन ड्रॉप reaches the earth surface with a constant velocity. अब इसी का एक्सप्लेन कर रही हूँ. देखिए ये रेन ड्रॉप है, ये रेन ड्रॉप है और इसके अंदर पानी है. इट कंटेन्स वाटर. क्लियर? एक तो फोर्स लग रहा है उसमें, फोर्स ऑफ ग्रेविटी. अगर ये पानी है तो इसमें एक फोर्स लगेगा, अपथ्रस्ट.
और एक फोर्स लगेगा विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स और अपथ्रस्ट मिलके फोर्स ऑफ ग्रेविटी को बैलेंस कर देंगे, इसलिए हमारी रेन ड्रॉप कम्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर है? कोई डाउट? तो क्या क्या बैलेंस करेंगे? द सम ऑफ द, और इस विस्कस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं, इट्स नथिंग बट सेम। So the sum of the upthrust and the frictional force of viscous force balances the force of gravity, then only it will, the raindrop will comes with the constant velocity. कोई डाउट यहाँ पर? मैं लिख देती हूँ रीजन। मैं आंसर लिख देती हूँ। The downward weight of the falling drop is balanced by sum of upthrust, और हम इसमें लिख सकते हैं बायोवेंट फोर्स। एंड फ्रिक्शन फोर्सेस द नेट फोर्स ऑन द ड्रॉप is 0, hence it falls with a constant velocity, and this is the very very important one. और यही सेम क्वेश्चन हमने 9th में भी किया था, काफी लोगों को याद नहीं होगा। सेलिना के बुक में नीचे करके दे रखा है रेड, उसमें स्टार मार्कर्स में, फर्स्ट चैप्टर मोशन में ही, राइट? जहां मोशन फर्स्ट चैप्टर नहीं, सेकेंड चैप्टर, फर्स्ट वाज द यूनिट इन डायमेंशंस। Now next example is an airplane moves with a constant velocity. An airplane moves with a constant velocity. Obviously ऊपर हवा में उड़ रहे हैं, राइट? तो क्या होगा? The upward lift is balanced with its downward weight. The upward lift is balanced with its downward weight. Obviously अब यहाँ पे बहुत लोग पूछेंगे यहाँ पे अपथ्रस्ट क्यों नहीं? अरे भैया, अपथ्रस्ट सिर्फ पानी में लगता है, यहाँ हम पानी में नहीं उड़ रहे, एयर में उड़ रहे हैं। क्लियर? तो एयर में एयर का प्रेशर लगेगा, फोर्स लगेगा, और ऊपर से जो नीचे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का है, वो दोनों क्या हो जाएंगे? बैलेंस हो जाएंगे। इसलिए जो एयरप्लेन है, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक टेक ऑफ के बाद एक कांस्टेंट वेलोसिटी पे चला जाता है, राइट? एनी डाउट? द नेक्स्ट इज a stone tied at the end of a string remains in
dynamic equilibrium when world in a when world in a circular path with a uniform speed क्योंकि जो टेंशन है स्ट्रिंग का इसमें भी सेम वो है। देखिए ये स्टोन है, राइट? तो इसमें क्या होगा कि जब भी ये मूव कर रहा है तो जो यहाँ पर क्या फोर्स लग रहा है? टेंशन फोर्स। एंड इट प्रोवाइड्स अ सेंट्रीपिटल फोर्स। टेंशन फोर्स क्या दे रहा है? डायरेक्शन नहीं दी हूँ, ये फोर्स का नाम बताई हूँ सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी आगे बताऊंगी कि सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होता है या अवे फ्रॉम द सेंटर होता है जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेंगे। क्लियर? तो ये जो टेंशन फोर्स है सेंट्रीपिटल फोर्स है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करेगा? सर्कुलर मोशन में रखेगा। सर्कुलर मोशन में रखेगा तो वो मेरी स्पीड जो है एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर देगी। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे ऑर्बिट में मूव करते हैं, सैटेलाइट्स प्लैनेट्स जो है हमारे ऑर्बिट में मूव करते हैं, वो इसी की वजह से कि जो उनमें जो भी फोर्सेस हैं वो उनको होल्ड करके रखे हुए हैं और वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ ही मूव कर रहे हैं। क्लियर? एनी डाउट? चलो अब नेक्स्ट करते हैं हम अपना next is conditions of equilibrium. इक्विलिब्रियम में क्या है कि एक तो रिजल्टेंट फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस acting on the body should be equal to 0. Should be equal to 0. The next is resultant moment of all the forces acting on the body about the point of rotation should be 0. रिजल्टेंट फोर्सेस सारे जीरो होने चाहिए, मोमेंट ऑफ फोर्स भी जीरो होना चाहिए। रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड ऑलवेज बी जीरो। मतलब सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो इसके अलावा हमारा भी ये पार्ट ए पार्ट जो है हमारा जो फोर्थ चैप्टर का है दैट इज कंप्लीटेड। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं हम अपने, विच इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से
एक क्वेश्चन आने के चांसेस पक्का है, मतलब वो एमसीक्यू छोटा ही क्वेश्चन आता है, या तो उस पर डेफिनेशन आएगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, या फैक्टर्स आएंगे, या कोई भी सेंटर ऑफ शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछेगी, राइट। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ पॉइंट about which the algebraic sum of moments of weights of all the particles constituting the body is equal to 0. Is equal to 0. It is nothing but क्या है कि जो मेरी एक बॉडी है और उसका सारा का सारा वेट जो है एक जगह पे आके एक्युमुलेट हो जाए, उस पोजीशन को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहाँ पर मेरे जितने सारे अलजेब्रिक सम हैं मोमेंट्स के, वेट्स के, वो क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। क्लियर? और जो एंटायर वेट है, एंटायर वेट ऑफ द बॉडी can be considered to act at this point. To act at this point, irrespective of how the body is placed. उससे कोई मैटर नहीं करता है उसको कि क्या बॉडी कैसे प्लेस्ड है, कुछ है, बस शेप पे डिपेंड करेगा। क्लियर? राइट इट डाउन फास्ट कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एंटायर वेट जो है बॉडी का कंसीडर टू एक्ट एट दिस पॉइंट इररिस्पेक्टिव ऑफ हाउ द बॉडी इज प्लेस्ड। वो उसी पॉइंट पे एक्ट करेगा, उसको नहीं पता कि बॉडी कैसे भी प्लेस्ड होगी, राइट? कोई डाउट यहाँ पे? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से क्वेश्चन आएगा डेफिनेशन या उसके फैक्टर्स, और कुछ नहीं। देन है हमारे फैक्टर्स on which center of gravity depends. तो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है? पोजीशन क्या है सेंटर पॉइंट का? द पोजीशन ऑफ center of gravity, the position of center of gravity of a body of a given mass depends on shape of the body. Depends on the shape of the body. Shape of the body का मतलब that is the distribution of mass of all the particles contained in it.
क्लियर? नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी को मैं CG ले रही हूँ. CG changes if the body is deformed. अगर बॉडी डिफॉर्म्ड हो गई, पिचक गई, तो भी मेरा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगी, इट विल चेंजेस. क्लियर है? एनी डाउट? यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, पोजीशन वो उसके शेप पे डिपेंड करता है. शेप का मतलब कि उसके जो मास है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास पे है. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, अगर चेंज तब होगी अगर कोई भी बॉडी डिफॉर्म होगी. अगर डिफॉर्म होगी तो शेप चेंज होगी, शेप चेंज होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट चेंज हो जाएगा. देन नेक्स्ट पॉइंट इज according to center of gravity concept, the body of weight W is considered as a point particle of weight W at its center of gravity. तो कोई भी बॉडी का अगर ये है, इसका वेट है, ये सेंटर पे ही रहेगा. W जो भी वेट है W वो कहाँ पे लगेगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे लगेगा. और नेक्स्ट इज इट इज नॉट नेसेसरी that center of gravity of a body must always be within the material of the body. अभी जब मैं आपको शेप सारी कराऊंगी तो जरूरी नहीं है हम हमेशा हर ऑब्जेक्ट का सेंटर जो है उस बॉडी में ही लाई करेगा. वो ऐसा भी हो सकता है इट शुड बी आउटसाइड द बॉडी. अगर हॉलोस्फीयर ले लेते हैं तो वो हमारा आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है. रिंग, इसका जो सेंटर है भाई वो कहाँ है, आउटसाइड दिस सरफेस, उसके सरफेस पे कहीं पे नहीं है, ये आउटसाइड पे है, राइट? तो जरूरी नहीं है कि उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा, विद इन द मटेरियल लाई करे. इट कैन आउटसाइड ऑल्सो. अंडरस्टूड? यहाँ तक कोई डाउट? प्लीज राइट इट डाउन फास्ट. चलिए अब हम करते हैं हर एक ऑब्जेक्ट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानते हैं कि कहाँ पे है. वेयर द डिफरेंट शेप्स हैव डिफरेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी. तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको लर्न करनी जरूरी है. आई विल मेक इट 3 पार्ट्स में. दिस इज द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डायग्राम में आपको बना. नंबर 1 इज रॉड. रॉड का देखो, ये दिस इज द रॉड, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर पे, दिस इज G. तो इट इज एट
midpoint of rod. Clear? Second is circular disc. सर्कुलर डिस्क का डायग्राम ऐसे और उसका कहाँ रहेगा, यहाँ पे। इट इज जियोमेट्रिक सेंटर। जियोमेट्रिक सेंटर। देन थर्ड है हमारा सॉलिड और हॉलो स्फीयर। अब देखिए, यहाँ पे उसका सेंटर है which is G. That is the geometric center of sphere. Clear? Next है हमारा सिलेंडर। Cylinder is the midpoint on the axis of cylinder. इसमें से ऐसे शेप्स पे क्वेश्चन आता ही आता है। देन कोन, हॉलो कोन और सर्कुलर रिंग फिर हम करेंगे। प्लीज राइट इट डाउन फास्ट। चलो हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ वन, सॉलिड कोन। और सॉलिड कोन हमारा ऐसे बनता है। इट इज सॉलिड कोन कहाँ पर है? इट इज एट द हाइट, कहाँ पर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट इज एट द हाइट 1/4 फ्रॉम द बेस on its axis. H is the height of the cone. It is h/4. H is equals to the height of the cone. Clear? अगर ये बेस से पूछा और उसने क्या बोला कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द अबव क्या होगी, अगर अबव से पूछेंगे तो 3/4, राइट? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उसने बेस से दिया है, हमें 3/4 पता है। इफ कैलकुलेट मतलब आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है फ्रॉम द वर्टेक्स। क्लियर? तो वो हो जाएगा 3/4, तो 3h/4। नेक्स्ट इज सिक्स्थ इज हॉलो कोन। हॉलो कोन के भी ये सेम ही है।
1/3. So it is at the height h/3 from the base on its axis. Clear? Write it down fast. अब हम नेक्स्ट करेंगे सेवेंथ वन, रिंग, सर्कुलर रिंग. रिंग का क्या होगा? सेंटर ऑफ द रिंग. Now here comes eighth one is triangular lamina. Triangular lamina is triangle only, nothing else. So intersection of medians क्या बोलते हैं हम? Center of gravity, that is the point of intersection of median, centroid. नाइन्थ इज, सबका ले लेंगे अब हम. पैरेललोग्राम, रेक्टेंगुलर, और स्क्वायर. सबका क्या होगा? पॉइंट ऑफ intersection of the diagonals. डायग्राम तो बहुत इजी है. पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर. यहाँ तक सबको क्लियर? Now we will move to the last topic of center of gravity. That is the center point and the balance point. सेंटर पॉइंट है, बैलेंस पॉइंट. अब देखो, कोई भी अगर मीटर रूल है, विल सी कि अगर कोई भी मीटर रूल है और उसको हमने नाइफ एज पे सपोर्ट किया. मीटर रूल मतलब 0 से लेके 100 सेंटीमीटर तक, और ये कितने पे हुआ? सेंटर 50 सेंटीमीटर पे. तो ये क्या हो गया? मीटर रूल मेरा बैलेंस्ड है इस पोजीशन पे. क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पे? अब आता है ये तो रेगुलर का हमने कर लिया. नाउ वी विल डिटर्मिनेशन ऑफ center of gravity of an irregular lamina.
इरेगुलर लेमिना के लिए आपको कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट है स्ट्रेट, यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई और ये है एफ, ठीक है। तो इरेगुलर के लिए हमें क्या करना है कि जो भी हमारी सारी लाइंस जो हैं वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट इज द पोजीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा इरेगुलर लैमिना में, एक चीज आपको देखना है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दिया है जो उससे स्ट्रेट पास कर रहा है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और इस साल के बोर्ड के क्वेश्चन में पेपर आया था, बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आया था फिगर के बेस में। तो आपको देखना है जो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है दैट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ इरेगुलर लैमिना। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट? तो इसी के साथ अब हमारा फर्स्ट पार्ट जो है फोर्स का वो मैंने कंप्लीट किया है, जिसमें मैंने मोमेंट ऑफ फोर्स एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कवर किया है। नेक्स्ट पार्ट में मैं लाऊंगी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर विल गेट कंप्लीटेड। तब तक के लिए शब्बा खैर, और लाइक सब्सक्राइब शेयर वीडियो को करते रहे, बेल बटन दबाना ना भूलें जिससे कि आपको वीडियो का अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। तो इसी तरह पढ़ते रहे मेरे साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि। तो यहीं पे मैंने ख़त्म किया अपना मोमेंट ऑफ फोर्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पार्ट। तो अभी हम लोगों का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। रिवाइज इट फ्रॉम द बोर्ड, नोट्स लिखिए, रीड इट फ्रॉम द बुक, सो आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू टेक न्यूमेरिकल्स एंड द यूनिफॉर्म सर्कुलेशन पार्ट। तो तब तक के लिए आप इसको पढ़ के रखें सो दैट आपको न्यूमेरिकल्स करने में बहुत आसानी हो। और लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें, फॉलो करें विजार्डली माइंड्स बाय सुनैना को इंस्टाग्राम पेज पे, वहाँ पे आपको क्विज के अपडेट्स आते रहेंगे। और रिवाइज करते रहें, जो पढ़ाया है वीडियो में वो देखते रहें बार बार। तो देखने से भी आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप ही लर्न हो जाएंगी। तब तक के लिए गुड बाय, टिल देन कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।